क्या हाल चाल है बेटा। नया टॉपिक शुरू करेंगे, डेरिवेटिव्स। यस सर। बहुत ही आसान टॉपिक है सर। आप तो हर टॉपिक को आसान कह देते हो। आसान टॉपिक इसलिए नहीं कह रहा हूं नालायक कि आसान है। आसान इसलिए कह रहा हूं टॉपिक के अंदर हमें करना क्या है। अगर हमको अपना बेस क्लियर हो जाता है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हमको अपना बेस क्लियर हो जाता है, इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। ये चैप्टर कुछ टर्म्स के आसपास रिवॉल्व करेगा, स्पेशली जब हम रिवाइज कर रहे हैं। अब रिवीजन करते हुए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने टर्म्स सारे सुने होंगे। कॉल है, पुट है, कॉल ऑप्शन होल्डर है, कॉल ऑप्शन राइटर है। आपने जो भी सुना है बहुत बढ़िया है। मैं कुछ चीजें बेसिक कराऊंगा, ये अज्यूम करते हुए कि इससे आपका बेस बिल्डिंग पार्ट हो जाएगा। हो सकता है इनिशियल स्टेज में थोड़ा स्लो भी लगे आपको, इट्स परफेक्टली फाइन। पूरे चैप्टर में ऑप्शन में अगर मैं बात करूं, मेरा पूरा चैप्टर कॉल और पुट के आसपास घूमेगा। दैट्स इट। सिर्फ दो टर्म सीखूंगा, मैं कह रहा हूं फिर से, सिर्फ दो टर्म सीखूंगा बेटा, कॉल और पुट। कॉल सारी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे काम कर रहे हैं हम। उसके बाद जब मैं पुट की बात कर रहा हूं, कॉल और पुट तो एक ही होगा, उसके बाद फ्यूचर बायर सेलर, इसके आसपास सारा घुमा लेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर में जाएं, इससे पहले कि हम चैप्टर में जाएं, मैं कुछ बेसिक्स पार्ट की बात करूंगा। अगर आपको आता है बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप उसको दिमाग में बिठा लेंगे। कुछ मैं हो सकता है आपको आई टेक यू टू दी एनएससी वेबसाइट ऑल्सो, जनरल वेबसाइट। ऑब्जेक्टिव हमारा कोई भी ट्रेडर बनना नहीं है, रेगुलर क्लासेस में ही नहीं होता है, यहाँ तो है ही नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं टर्म्स को देख के पहचान पाऊं, ताकि मुझे काम करने में आसानी हो जाए, एक विजुअलाइजेशन हो जाए। अच्छा, ये ऐसा बाजार होता है, यहाँ सेटल कर रहे हैं, ये ऐसा बाजार होता है, यहाँ सेटल करने हैं। हेडिंग लिखिए बेटा तेजी से, डेरिवेटिव्स। और इसका जो डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा ना बेटा, वो बनेगा डेरिवेटिव्स। हेडिंग लिखिए बेटा, डेरिवेटिव्स। तो मैं सबसे पहले मार्केट की बात करूंगा। मार्केट को लिखिए बेटा, मार्केट क्या होता है। मार्केट जिसे आप शेयर बाजार कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, तेजी से लिख लीजिएगा। एक होता है कैश मार्केट बेटा, एक होता है कैश मार्केट। कैश मार्केट में क्या होता है, जो आप देखते हैं ना, मैंने आज ये रिलायंस का शेयर बाय किया, मैंने इसको विप्रो बाय किया, या कोई और कंपनी का शेयर बाय किया, सेल किया, उसे कहते हैं कैश मार्केट। इसमें क्या होता है, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग। इसमें आप शेयर खरीदेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, अगर आप बेचेंगे तो वहां से चले जाते हैं। आप खरीदेंगे, पेमेंट देनी पड़ती है पूरी, बेचेंगे तो आपको पैसे आ जाएंगे, दैट्स देयर। दूसरा जो बाजार है, जो हमारे कोर्स का पार्ट है, टेक्निकली बात करूं, उसे कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो लीगलाइज सट्टा बाजार है। लीगलाइज, हालांकि ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, ना तो गवर्नमेंट का था ना इनका था। ये होना चाहिए था हेजिंग के लिए। आप है ना इसको समझ पाएंगे जब आप करेंसी डेरिवेटिव करेंगे, तब बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगा कि इसका हेजिंग का पर्पस क्यों था। इसका ऑब्जेक्टिव हेजिंग का ही होता है, या मैं अपने आप का रिस्क मिटिगेट करना चाहता हूं, उस जगह पर होता है। लेकिन इसको जो यूज किया जा रहा है, और जैसे लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, सट्टा बाजार बन चुका है, लीगलाइज्ड। बहुत पैसा आता है, अनाप शनाप एक्सचेंजेस को पैसा आता है, लोगों को मजा आता है, क्योंकि सट्टा मारना हमेशा अच्छा लगता है। स्पेकुलेशन, सट्टा स्पेकुलेशन बेटा। इसमें दो पार्ट है, एफ एन ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। इसके अंदर कोई एक्चुअल बाइंग सेलिंग नहीं होती है, ये मान के चलिएगा। हालांकि कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आए हैं, आप उसको छोड़ दें सबको, ये माने। सीधा सीधा जो इसके अंदर होगा वो होगा कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कैश सेटल्ड, इसका मतलब है, इसे हम कहते हैं कैश सेटल्ड। सर कैश सेटल्ड का क्या मतलब होता है। कैश सेटल का मतलब होता है, अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ले जाएं, अगर आपका लॉस है तो पैसे दे जाएं, दैट्स इट। तो ये होगा। हालांकि अभी थोड़े बदलाव आए हैं, कुछ फिजिकल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, बट उसको हम छोड़ देंगे, कोई करता नहीं है, ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ ही होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट। स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। हम क्या करने वाले हैं सर, हम फ्यूचर्स भी करने वाले हैं, ऑप्शंस भी करने वाले हैं। मैंने कोई टर्म समझाया नहीं है, क्या ऑप्शंस है क्या फ्यूचर्स हैं। हम कैश मार्केट भी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं कंबाइन करेंगे इनको जाकर कहीं, क्योंकि हालांकि उतना टाइम तो हम स्पेंड नहीं कर पाएंगे जितना नॉर्मली करते हैं, बट जो मुझे रेलिवेंट लगेगा मैं उसका कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बनाऊंगा और उसको करेंगे हम। तो सर एक बार छोटा सा तेजी से ब्रीफ करना। कैश मार्केट का मतलब है एक्चुअल बाइंग ऑफ शेयर्स, पूरे शेयर बाय किए आपने। आप एक शेयर बाय कर सकते हैं, दो बाय कर सकते हैं, 100 शेयर बाय कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, उतना पैसा दे और आपके खाते में शेयर आ जाते हैं। बेचेंगे तो खाते में पैसे आ जाएंगे आपके। और डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें लॉट साइज का कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, वो लॉट साइज दे भी सकता है, बिना लॉट साइज के भी दे सकता है, बट इसमें एक अमाउंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स कुछ नहीं होता है। आपने जैसे
अभी फॉरेन एक्सचेंज किया, इससे पहले हमने किया, उसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। फॉरवर्ड होता है मतलब आज खड़े होकर आगे का सौदा करना। फ्यूचर क्यों कहते हैं, फॉरवर्ड क्यों नहीं कहते? हालांकि लोग कई बार इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर है, इट्स अ वाया स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी इज इन बिटवीन। तो पूरे चैप्टर में हालांकि मैं ये हो सकता है मानूं एक पार्टी आप हैं एक पार्टी मैं हूं, हम एक दूसरे को जानते हैं, बट शेयर मार्केट में कोई किसी को जानता नहीं है, उसे पता ही नहीं है बेचने वाला कौन है और खरीदने वाला कौन है, बिकॉज इट हैपेंस वाया स्टॉक एक्सचेंज, दे आर कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसमें किसी को पता ही नहीं होता है। फ्यूचर्स बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल वही तरीका होता है। मैं एक रफली बता रहा हूं, करेंगे नहीं, करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी, कि आज खड़े होके आगे भविष्य का सौदा तय कर लिया हमने। जी सर। ऑप्शन, जैसे आप ऑप्शन कहते हैं चॉइस है, वैसा ही चॉइस की तरह आएगा। आपने एग्जामिनेशन फीस पे कर दी है, पेपर देना आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है दे या ना दे, वो ऑप्शन वर्ड यहां से आता है। इसके अंदर दोनों के अंदर सर प्रॉफिट लॉस कैसा होता है, लिमिटेड अनलिमिटेड एक्सेट्रा, सब हम बातें कर लेंगे। मैं सिर्फ एक हल्का सा ओपिनियन बनाया है अभी, दो बाजार अलग अलग होते हैं। मैं एक चीज आगे जाने से पहले मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली उस बाजार को थोड़ा रूबरू कराना चाहूंगा कि वो बाजार दिखता कैसे है, ताकि मुझे कम से कम क्वेश्चन बनाते हुए क्लैरिटी आए। मैं सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर पूरा वो समराइज करने की कोशिश करूंगा कि आपका वो बाजार दिखते कैसे हैं दोनों। सर दिखाना जरा कैसे दिखते हैं। मैं अपने पास बेटा इसके अंदर आ गया हूं, आप आए, ये मैं एनएससी वेबसाइट के अंदर आ गया हूं। जी एनएससी वेबसाइट के अंदर। अच्छा मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर 50 स्टॉक है नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट अस ट्राई आउट, फॉर एग्जांपल मैं अपने पास गया सर, लेट सपोज मैं एक्सिस बैंक को क्लिक करता हूं। एक्सिस बैंक को क्लिक किया मैंने, ये जो बाजार की स्क्रीन खुलती है आपको दिखाई दे रही है बाजार की, इसका भाव दिखाई दे रहा है कुछ 468.80, 468.80 दिखाई दे रहा है सर। इसे कैश मार्केट कहते हैं, ये कैश मार्केट का भाव है जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको एयरटेल का, भारती एयरटेल का भाव दिखाता हूं, एक मिनट, एक और देख लेते हैं। हाँ, ये जैसे भाव दिखाई दे रहा है, देखिए। हाँ, भारती एयरटेल, ये जो है ये कैश मार्केट का भाव है 425। इसका मतलब है आपको शेयर बाय करना है तो 425 रुपए लगेंगे, किसी को बेचना है तो 425, प्रोवाइडेड यही रेट पे सौदे हो रहे हैं। इसके ऊपर जरा ध्यान से देखें, इसके ऊपर ये दिखाई देगा आपको बेटा डेरिवेटिव कोट, ये दिखाई देगा आपको ऑप्शन चेन, दिखाई दे रहा है। ये वाला जो बाजार है ना पहले वाला, ये फ्यूचर्स है, ये फ्यूचर्स है। ये जो ऑप्शन चेन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, अरे क्या खुल गया नालायक, बताओ कुछ भी खुल जाता है क्लिक करते ही। ये जो है ना बेटा ये वाला पार्ट, ये भाई ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला, ये ऑप्शन चेन। अरे मैं ऐसे ही कर देता हूँ भाई, ऑप्शन चेन दिख गया है, ये ऑप्शन चेन है बेटा, ये वाला पार्ट इज अ ऑप्शन चेन। जी सर। और इसका मतलब है ये कॉल पुट जो ऑप्शन आप करते हैं वही है, मैंने अभी कुछ समझाया नहीं है, ये फ्यूचर्स है, ये वाला फ्यूचर्स का पार्ट है। डन सर। मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप सबको पता ही है कि क्या ऑप्शंस होते हैं क्या फ्यूचर्स होते हैं, मैं हल्का सा पूरा डिस्कशन यही कर लेता हूं। प्रैक्टिकल थियरी में आएंगे तो थियरी के एंगल से करते जाएंगे, प्रैक्टिकल को थियरी के साथ लिंक नहीं करेंगे, कुछ चीजें दिमाग में बिठाएंगे। वो क्या, अगर मैं कैश मार्केट में कुछ बाइंग सेलिंग करता हूं तो ट्रांजैक्शन मेरी इस 425 रुपए पे होगी, कैश मार्केट का सेटलमेंट कैश मार्केट में होगा। मैं गया डेरिवेटिव कोड, पहले मैं फ्यूचर्स पे जा रहा हूं कि फ्यूचर्स कैसा है, हालांकि हम समझेंगे नहीं, मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा आपको, आगे जाके कहीं कोरिलेट कराऊंगा। आप ध्यान से देखिए, फ्यूचर का भाव चल रहा है 426.70 रुपए। इसका मतलब है आज स्पॉट पे कोई बाय करता है, स्पॉट पे कॉस्टिंग थी 425 रुपए बेटा, ये अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू है। अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, जिस जिस सौदे के ऊपर, जिस कमोडिटी या जिस शेयर के ऊपर आप समझौता कर रहे हैं उसका कैश मार्केट का भाव क्या चल रहा है, 425, स्पॉट का रेट मान लें आप इसे। 426.70 का मतलब है आज खड़े होके भविष्य का सौदा करना, आज खड़े होके भविष्य का, भविष्य का क्या मतलब है सर, एक महीना, एक दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने। एग्जाम में तो वो जो मेंशन करेगा आपको वही मानना पड़ेगा, हम वो का वही मानेंगे जो बेटा एग्जाम में मेंशन करेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है, कहां होती है बेटा, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अगर मैं देखूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा 29 अक्टूबर 2020। अगर मैं आज खड़ा हूं, आज मैं किस डेट को खड़ा हूं, 10 अक्टूबर को खड़ा हूं, 10 अक्टूबर को खड़ा होकर 29 अक्टूबर का अगर समझौता करता हूं, एक महीने का, 29 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा। रीड कैसे किया जाता है, जैसे आप फॉरवर्ड में करते थे, बायर कहेगा मैं इस रेट पर बाय करूंगा, डेट 29 अक्टूबर, सेलर कहेगा मैं इस रेट पे सेल करूंगा। सर ये स्पॉट में और फ्यूचर में फर्क क्यों है रेट के अंदर, आप कल्पना करें आप फॉरेक्स करके आए ना,
स्पॉट प्राइस और फॉरवर्ड रेट में फर्क क्यों होता था, याद आ रहा है कुछ? स्पॉट और फॉरवर्ड रेट में फर्क क्यों होता था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है बेटा, एग्जैक्टली सेम सीखेंगे इसको। सर प्रैक्टिकल लाइफ में कितने महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 3 के, हर लास्ट थर्सडे। तो ये 29 अक्टूबर है, नवंबर के महीने का लास्ट थर्सडे 26 नवंबर को आता है। अगर मैं उसका रेट देखूं तो आज नवंबर का सौदा करेंगे तो 428 रुपए 50 पैसे। ये क्या बात हुई सर, 428 रुपए 50 पैसे, रेट बढ़ गया, टाइम बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। आप ये माने टाइमिंग, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग देयर वुड बी डिफरेंट फैक्टर्स विच प्ले अ रोल। जब हम बात करेंगे तो कर लेंगे। यहां से मैंने क्या सीखा, सिर्फ इतना सा सीखा, कैश मार्केट का रेट अलग होता है, फ्यूचर मार्केट का रेट अलग होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में फ्यूचर के 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो लास्ट मंथ और थर्सडे ऑफ द मंथ एक्सपायर हो जाते हैं। थियरी में वो कुछ भी दे सकता है, थियरी में कुछ भी। कैश मार्केट कैश में सेटल होगा और फ्यूचर फ्यूचर में सेटल होगा। एक महीना वहां तो एक महीना ही होगा, यहां पर एक महीना लास्ट थर्सडे माना जाता है। स्पॉट का और फ्यूचर का रेट सेम नहीं होता है। कारण क्या है रेट सेम नहीं होता? बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस एंड सर्टनली, जैसे स्पॉट और फॉरवर्ड का फर्क था। जी सर। अब चलेंगे जरा ऑप्शन चेन के अंदर। जी सर, मैं ऑप्शन चेन के अंदर जाने से पहले एक काम करूंगा, आपको दिखाऊंगा, सबसे बड़ा वो स्टॉक दिखा दूंगा एक बार। जैसे विप्रो है, विप्रो का कैश का भाव चल रहा है, लेट सपोज कैश का भाव चल रहा है। सर विप्रो में इतनी तेजी क्यों आई है? वो टीसीएस के कारण आ गई है बेटा, मुझे लग रहा है टीसीएस का बायबैक प्लान अनाउंस हुआ होगा ना, तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदले जाता है बेटा। बताओ 52 वीक हाई पे आके खड़ा हो गया। बहुत पैसे दिए हैं विप्रो ने लोगों को, छोड़ो हमें क्या करना है, पैसे हमें तो मिले नहीं है। मैं ऑप्शन को क्लिक करूं, ऑप्शन को क्लिक किया, इसको क्लिक किया तो आपके पास क्या खुल जाएगा? ये कॉल और पुट की ऐसी विंडो खुल जाएगी बेटा। ये लेफ्ट साइड वाले कॉल्स हैं आपके पास, ये पुट है। कॉल पुट होता क्या है वो हम सीख लेंगे। बीच में स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर आप सौदा करते हैं जिस रेट में। सिर्फ इतना सा समझो इससे, और कुछ नहीं समझना, और कुछ नहीं समझना प्लीज। बहुत सारे रेट पे ट्रांजेक्शन, फ्यूचर मार्केट में सिंगल रेट चल रहा है, ऑप्शन मार्केट में कई सारे रेट पे आप बेटिंग कर सकते हैं, कई सारे रेट पे आप सौदा कर सकते हैं, खरीदने का भी बेचने का भी, कुछ भी कर सकते हैं। फ्यूचर में भी खरीदने का भी बेचने का भी। फ्यूचर में सिंगल रेट चलता है, इसमें कई सारे रेट। तो मैं शर्त 380 की भी लगा सकता हूं, मैं शर्त 365 की भी लगा सकता हूं, मैं शर्त 400 की भी लगा सकता हूं। बहुत सारे रेट की शर्त लगाई जा सकती है, अलग अलग टाइम है। इनमें प्रीमियम का कॉन्सेप्ट होता है सर, यस प्रीमियम का होता है, वो आगे जाके देखेंगे क्या होता है। अज्यूमिंग आपको थोड़ा बेसिक पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। ऑप्शन मार्केट आया। दूसरा एक डाउट, एक चीज और ले लो, उसके बाद हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा उसमें चले जाएंगे, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। क्या सर सारे शेयर एफएनओ के पार्ट होते हैं? नहीं होते। एग्जाम के लिए हमारे को जो दिया होगा मानेंगे। जो डेरिवेटिव का पार्ट होते हैं, मेरे हिसाब से आज के टाइम में अप्रोक्सीमेटली 140 शेयर ऐसे हैं जिनमें एफएनओ में ट्रेडिंग होती है, बाकी पार्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं यहां कुछ सिक्योरिटीज को देख रहा हूं, पराग मिल्क पर चलते हैं। फॉर एग्जांपल पराग मिल्क के ऊपर चलते हैं। अब पराग मिल्क को देखोगे, कैश मार्केट का रेट दिखाई दे रहा है बेटा, क्या है? 115 रुपए। ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आपको, ब्लैंक दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ ना डेरिवेटिव है ना ऑप्शन है, ना डेरिवेटिव है ना ऑप्शन है। इसका मतलब ये एफएनओ का पार्ट नहीं है। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इस रेट पर ट्रेडिंग हो सकती है, 115 रुपए 75 पैसे। मतलब कैश मार्केट में एक्चुअल बाइंग सेलिंग हो सकती है, इसमें एफएनओ की ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अच्छा एक चीज और, एफएनओ की जब बात कर रहे थे हम, जब हम एफएनओ की बेटा बात कर रहे थे, तो मैं अगर आपके पास कहूं, उसमें लॉट साइज का भी कॉन्सेप्ट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आइडिया को देखें, जैसे मैं आइडिया को दिखाता हूं, एक फेवरेट स्टॉक रहा है जनरल पब्लिक का भी, ये एफएनओ का पार्ट है, यस। क्या प्राइस को देखकर सर एफएनओ का पार्ट बनाया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। छोटे शेयर भी एफएनओ का पार्ट होते हैं, बड़े भी नहीं होते, उसमें कुछ नहीं है। मार्केट कैप का जो भी रेलेवेंस होता होगा वो बात की बात है। ऊपर डेरिवेटिव दिखाई देता है आपको, ये यस ये। अगर मैं इसको क्लिक करूं, मैंने क्लिक किया डेरिवेटिव कोड को, और अगर आप देखेंगे, सर इतने तेज क्यों चल रहे हो भाई, रिवीजन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव कुछ हो रहा है, सिर्फ हल्का सा एक माइंडसेट बनाना है, क्योंकि मेरे को आगे काम आएगा। आप 8 रुपये 90 पैसे का इसका फ्यूचर का भाव चल रहा है, मजे की बात है, इसका स्पॉट का भाव भी 890 है, कोई बात नहीं। इसका लॉट साइज देखिए कितना है, 1,40,000 शेयर का है, 1,40,000 शेयर का। इसका मतलब है एट ए टाइम किसी को शर्त लगानी पड़ेगी ना, एट ए टाइम, तो भाई साहब 1,40,000 शेयर्स पे लगानी पड़ेगी। अगर दो दो रुपए बढ़ गया तो अगर आपका फायदा हुआ तो सीधा ही 2,80,000 का, नुकसान हुआ तो 2,80,000 का। छोटा लॉट नहीं है, बड़ा लॉट है, 1,40,000 का लॉट है। ये लॉट, ये क्या ये लॉट बदलते हैं? हाँ, कभी ये 28,000 का भी था, कभी ये 10,000 का भी था, मेरे हिसाब से तो ये लॉट बदलते हैं बेटा।
ये लॉट बदलते हैं, मुझे याद तो नहीं आ रहा किस टाइम पे था, 28 तो शायद पिछले साल ही होगा। वो गिरता आया, खट 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 गिरता गया, तो जब नीचे हो गया तो उन्होंने लॉट साइज बढ़ा दिया, क्योंकि वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है उस चक्कर में। सर क्या इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं अब समराइज कर रहा हूं, उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे जो अपना टारगेट है अपना। ऑप्शन मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट डिफरेंट मार्केट है, कैश मार्केट डिफरेंट मार्केट है। कैश मार्केट का सेटलमेंट कैश मार्केट में ही होगा, एक्चुअल बाइंग सेलिंग होगी, पैसे जाएंगे, शेयर आएंगे, या पैसे आएंगे और शेयर बेचेंगे आप। डेरिवेटिव मार्केट में सट्टा बाजार माने दो पार्ट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर बेसिकली एज गुड एज अ फॉरवर्ड है, 3 महीने तक के आप सौदे कर सकते हैं। अगर सर मैं 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सौदा करूं और 29 अक्टूबर का ही करूं, 1 महीने का, तो 29 अक्टूबर ही एक्सपायर हो जाएगा। एट अ टाइम 3 महीने होते हैं, जब अक्टूबर की सीरीज खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली नवंबर दिसंबर जनवरी खुल जाएगा इसके अंदर। फ्यूचर्स और ऑप्शन में लॉट साइज का कॉन्सेप्ट होता है। फ्यूचर इज एज गुड एज अ फॉरवर्ड, आज खड़े होकर भविष्य का सौदा करना। ऑप्शन में आप सिर्फ ऑप्शन ले रहे हैं, कुछ प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी बात करेंगे, उसी में जाने वाले हैं अभी, उसमें बात करेंगे। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आएगा, हल्का सा प्रीमियम दें, आप जीते तो जीते, आप हारे तो हारते नहीं है, वो प्रीमियम का नुकसान होता है। बट अगर बाय चांस सोचो प्रीमियम अगर 50 पैसे भी हो, सपोज करो 50 पैसे का प्रीमियम देना पड़ जाए आइडिया पे, और आप हार जाएं, तो भाई साहब तो भी चूना लग गया 70,000 रुपए का, और वो रिकवरी नहीं होती वापस, वो रिकवरी नहीं होती। प्रीमियम गया गया, मैच खत्म, पैसा हजम। एग्जाम के लिए फीस दी, एग्जाम देने नहीं गए, आप उसको रोल ओवर नहीं कर सकते हैं। आप उसको एग्जाम दें या ना दें, वो पैसे खत्म हो जाएंगे आपके। दैट इज व्हाट इट कम्स आउट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या सारे शेयर इसका पार्ट होते हैं? सारे शेयर इसका पार्ट नहीं होते हैं। एग्जाम के लिए जो हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, या हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या जो देगा वो इंस्टीट्यूट, वो ये मान के चलेगा कि सारे क्वेश्चन उसके पार्ट हैं, वो वरना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। वो लॉट दे भी सकता है, लॉट साइज ना भी दे। इसके बाद तीसरी चीज सर, क्या हमें पता होता है हम किससे बाय सेल कर रहे हैं? हमारे बीच में एक्सचेंज होता है, तो वी हैव एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। बट हम जब बात करेंगे इसकी, तो हम ये बात करेंगे आप और मैं समझौता कर रहे हैं। माइंड में प्लीज बिठा लीजिएगा, कैश मार्केट इज सेपरेट फ्रॉम द डेरिवेटिव मार्केट। बाकी आप एग्जाम देने के बाद अपने पास इस पर रिसर्च करते रहना, आपको दिख जाएगा। हालांकि इसकी नई वेबसाइट नई भी आ गई है, ये वाला नया भी देख सकते हैं आप, दोनों वेबसाइट्स को सर्च आउट कर सकते हैं, यू कैन सर्च दैट आउट। तो हमने बाकी किसी की बात की नहीं है। चल सकते हैं बेटा आगे? जी सर। तो अब मैं अपने पास चलूंगा, जो हम बात कर रहे थे किसकी, एफएनओ की, यहां बात कर रहे थे बेटा। यस, तेजी से देखें जरा। अब सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम काम कर लेंगे, लिखें ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन होता क्या है? पहले मैं ऑप्शन मार्केट कवर करूंगा बेटा, तेजी से कवर करता हुआ चला जाऊंगा। ऑप्शन वर्ड कहां से आया? ऑप्शन, ऑप्शन होता है राइट, अधिकार। ऑप्शन होता है बेटा राइट, अधिकार। ऑप्शन इज द राइट टू बाय। लिखें बेटा, ऑप्शन इज द राइट टू बाय और सेल। ऑप्शन इज द राइट टू बाय और सेल स्पेसिफाइड एसेट। Option is the right to buy or sell specified asset at specified price. Specified price on or before due date. ऑप्शन अधिकार है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन बनती है एक व्यक्ति के एंगल से। राइट, राइट मतलब अधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार है, एक व्यक्ति का ऑब्लिगेशन है। सारी की सारी डेफिनेशन एक सिंगल व्यक्ति के एंगल से बनती है, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा अभी। राइट टू बाय और सेल स्पेसिफाइड एसेट। स्पेसिफाइड एसेट क्या था? जैसे हम पीछे देख रहे थे, अंडरलाइंग एसेट कह सकते हो आप, आइडिया का शेयर है, रिलायंस का शेयर था, एक्सिस बैंक का शेयर था, विप्रो था, वो स्पेसिफाइड एसेट है। स्पेसिफाइड प्राइस, प्राइस पे आप क्या करते हैं? प्राइस डिटरमिन कर लेते हैं कि 380 की शर्त लगी, आइडिया के ऊपर 9 रुपए की शर्त लगाई, 9.5 रुपए की शर्त लगाई। ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ऑन और बिफोर ड्यू डेट हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूरोपियन अमेरिकन ऑप्शंस। चलते हैं, यूरोपियन है जिसके अंदर एक्सपायरी के ऊपर सेटलमेंट होता है, हम अमेरिकन को भी देखेंगे, अमेरिकन को भी देखेंगे। राइट टू बाय, मैं इसको अगर बाइफरकेट करूंगा, अगर मैं इस वर्ड को पकड़ लूं, खरीदने का अधिकार, इसे कहते हैं कॉल ऑप्शन। खरीदने का अधिकार, कॉल ऑप्शन। आप खरीद कब खरीदते हैं? जब एक्सपेक्टेशन होती है भाव बढ़ेगा। राइट टू बाय,
अगर मैं इसको पकड़ लूं सर, राइट टू सेल, बेचने का अधिकार, मैं राइट टू सेल, बेचने का अधिकार, इसका मतलब है इस केस के अंदर आपके पास बेचने का अधिकार है सर, मेरे पास चीज ना हो तो भी बेच सकता हूं। शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड इन डेरिवेटिव मार्केट, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, आप शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड, इसका मतलब है डेरिवेटिव मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पर आपके पास कोई चीज ना हो तो भी बेच सकते हैं, सौदा ही तो कर रहे हैं। आप कहते हैं भाई साहब ऑस्ट्रेलिया हारेगा, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आपकी जेब में थोड़ी है, सट्टा ही तो मार रहे हैं, हार गया हार गया, बात खत्म, पैसे दो और बस वहां खत्म हो जाता है। राइट टू सेल डेरिवेटिव का वो एक नियम बन जाता है। तो डेरिवेटिव का ऑब्जेक्टिव यही है। अगर मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जांपल सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहता कि प्रॉपर्टी के दाम गिरने वाले हैं, तो आपके दिमाग में आता यार काश प्रॉपर्टी होती, आज बेच लेता, नीचे आती तो खरीद लेता, आज बेच लेता, नीचे आती तो खरीद लेता, प्रॉपर्टी है नहीं। सोने का भाव गिरने वाला है, काश गिरता, नीचे पे खरीद लेता। रिलायंस का भाव गिरने वाला है, ऊपर बेचकर नीचे में खरीदता, शेयर नहीं है ना। तो कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग नहीं होती है। थियरी के एंगल से क्या करेंगे उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन नॉट शॉर्ट सेल, आप वो चीज नहीं बेच सकते जो आपके पास नहीं है। हाँ, पूरे दिन के अंदर जब मार्केट खुलता है ना 9:15 से लेके 3:30 के बीच में, इंट्राडे ट्रांजैक्शंस कहते हैं, उनमें कुछ पॉसिबिलिटी होती है आप बेच के खरीद लो, लेकिन आप बेचकर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड इन द कैश मार्केट। लेकिन एफएनओ जिसे कहते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, मैं बेचकर आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। इसका मतलब है मैं वो चीज भी बेच सकता हूं जो मेरे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरे को लगता है आइडिया का भाव गिरना चाहिए, नहीं चलेगा भाई, रिलायंस इनको खा जाएगा। अब मैं, आइडिया है ही नहीं मेरे पास, क्या करूंगा, मैंने क्या किया, 8 रुपए 90 पैसे पे 1,40,000 शेयर बेच दिए एफएनओ मार्केट के अंदर। अभी हमने बात नहीं की, मैं जनरल बात कर रहा हूं, क्या मैं वो कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं वो, यस। और भाव गिरा, नीचे कवर कर लिया मैंने उसको, जैसे 8,90 पे बेचा सपोज करो, और मैंने उसको 6 रुपए पे कवर कर लिया, 2 रुपए 90 पैसे का प्रॉफिट इंटू 1,40,000 प्रॉफिट लिया, जेब में डाला और घर आ गया। क्या ऐसा संभव होता है? ऐसा संभव होता है। तो ऑप्शन मार्केट, हालांकि ये तो मैंने बहुत सिंपल लिया, मैंने ऑप्शन नहीं लिया, मैंने बहुत सिंपल सा लिया, ऑप्शन में प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसका मतलब है खरीदने का अधिकार कहलाता है कॉल ऑप्शन, बेचने का अधिकार कहलाता है पुट ऑप्शन। दो ही चीजें हैं, दो चीजों के आसपास ही घूमेंगे, तीसरी कोई चीज नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, ना तीसरी चीज दिमाग में लाना। दो ही व्यक्ति होते हैं, कॉल को खरीदने वाला और पुट को खरीदने वाला। मैं खरीदने वाला कह रहा हूं सर, पुट को कैसे खरीद सकते हैं, मैं अधिकार खरीद रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मैं अधिकार खरीद रहा हूं। खरीदने का अधिकार राइट कहलाता है, बेचने का अधिकार, मैं बेच नहीं रहा हूं, बेचने का अधिकार ले रहा हूं। अधिकार मतलब ऑप्शन ले रहा हूं, मैंने पेपर पे लिखा हुआ है, मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूं तो शेयर खरीदूंगा, कॉल ऑप्शन। मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूं तो शेयर बेचूंगा, पुट ऑप्शन। चॉइस, उस पेपर के लिए पैसे देता हूं मैं, उस पेपर पे जहां पर ये लिखा हुआ होता है कि इट इज अ राइट टू बाय और राइट टू सेल अ स्पेसिफाइड एसेट। क्या मैं इसको लिख सकता हूं जी? जो राइट को खरीदता है सर उसे क्या कहते हैं? होल्डर ऑफ द ऑप्शन। जो राइट को खरीदता है, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लिखवा देता हूं, तेजी से लिखें बेटा, पूरा समराइज भी होता जाएगा, तेजी से लिखें। राइट टू बाय, ये पॉइंट आते हैं तो भी बना लें, कोई बात नहीं, बचपना लगेगा, बचपना करेंगे। राइट टू बाय, क्योंकि मैं इतना टाइम सिर्फ इसलिए स्पेंड करूंगा, मेरे पास एक बार फ्रीज हो गया ना, मैं कोई भी क्वेश्चन उठा सकता हूं उसके बाद। राइट टू बाय इज व्हाट? कॉल ऑप्शन, खरीदने का अधिकार। राइट टू सेल इज इक्वल टू पुट ऑप्शन। स्पेसिफाइड एसेट बेटा, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं इसको, अभी देखा था ना बहुत सारे प्राइसेस थे, इसे एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट लिखा था ना, ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट इसे कहते हैं ऑन एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी यूरोपियन ऑप्शंस। ऑन ड्यू डेट यूरोपियन ऑप्शंस, बिफोर ड्यू डेट।
अमेरिकन ऑप्शंस। ये हमने सिर्फ ऊपर वाले डेफिनेशन के टुकड़े किए हैं। खरीदने का अधिकार कॉल, बेचने का अधिकार पुट, स्पेसिफाइड एसेट स्ट्राइक प्राइस, ऑन ड्यू डेट यूरोपियन ऑप्शन कहते हैं, बिफोर ड्यू डेट अमेरिकन। इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट तेजी से लिख लें प्लीज, तेजी से लिख लें स्टेटमेंट। द पर्सन हु बाइज, जो व्यक्ति खरीदता है अधिकार को, खरीदने का अधिकार खरीदना या बेचने का अधिकार खरीदना, कोई भी खरीदे उसे कहते हैं होल्डर। बायर खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, वो कह रहा है ले पैसे दे रहा हूं मैं तेरे को और मुझे अधिकार दे दे, चॉइस दे दे, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, चॉइस खरीद रहा है वो, उसे कहते हैं होल्डर या बायर ऑफ द ऑप्शन, बायर ऑफ द ऑप्शन। वो क्या कुछ अमाउंट पे करता है? यस, वो पे करता है, उसे कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। एक छोटा सा टोकन मनी पेमेंट करना पड़ता है बेटा उसको, उसे कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ही पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। उसका जो मैक्सिमम नुकसान हो सकता है वो उस ऑप्शन प्रीमियम का हो सकता है। ये हमारे लिए आगे जाके बेंचमार्क बनेगा। एक व्यक्ति होता है जो मैंने अधिकार खरीदा, अब है ना दूसरे वाले व्यक्ति का सोचना बड़ा मुश्किल है, तो सारा कुछ उस व्यक्ति के एंगल से सोचेंगे। जैसे आपको मान लूंगा आपने अधिकार खरीदा है, कोई सा भी अधिकार, आपने पैसे दिए, मैंने पैसे लिए, आपके पास खरीदने का अधिकार, मेरा ऑब्लिगेशन हो जाएगा बेचने का, मेरा ऑब्लिगेशन। आप होल्डर हैं, आप बायर हैं, मैं सेलर हूं, सेलर। आपने खरीदा है अधिकार, मैंने अधिकार बेचा है। अधिकार कोई सा भी हो सकता है, चॉइस किसी की भी हो सकती है। आपको होल्डर कहा जाता है क्योंकि जिस पर्ची पे लिखा है ना, इस व्यक्ति के पास शेयर खरीदने का अधिकार है, इस व्यक्ति के पास शेयर बेचने का राइट है। कोई भी है, आपने खरीदा है, आप उस पर्ची को होल्ड करते हैं। मैंने उस पर्ची पे लिख के दिया है कि मैं उस व्यक्ति को ये अधिकार चॉइस देता हूं, आप ऐसे समझे, तो मुझे राइटर ऑफ द ऑप्शन भी कहते हैं। तेजी से लिखें बेटा, 2 पॉइंट और बना लें इसके नीचे। द पर्सन हु बाइज द राइट, द पर्सन हु, द पर्सन हु बाइज द राइट इज नोन एज, holder oblique buyer of the option, is known as holder oblique buyer of the option. He pays option premium. He pays option premium. His maximum loss, इसका मैक्सिमम लॉस ऑप्शन प्रीमियम का हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आगे जाके एक चार्ट में आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है उससे डिस्कस भी कर लेंगे। अभी आप बनाते जाएं जैसे आप पहली बार कर रहे हैं, ताकि फिक हो जाए। आपको मैं पूरे क्वेश्चंस के अंदर होल्डर बायर मानूंगा जितने भी हम कवर करने वाले हैं इस रिवीजन के अंदर। दूसरा व्यक्ति कौन होता है सर? द पर्सन हु सेल्स द राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं शेयर बेच रहा है, राइट मेरा शब्द जो है ना, अधिकार को खरीदना और अधिकार को बेचना। अधिकार बाय का भी हो सकता है, अधिकार बेचने का भी हो सकता है, तो आप फोकस उस पर करना, शेयर पे मत करना जी। द पर्सन हु सेल्स द राइट, द पर्सन हु सेल्स द राइट इज नोन एज सेलर oblique writer. The person who sells the right is known as seller oblique writer of the option. He receives option premium. He receives option premium. His maximum gain is equal to option premium. उसका जो मैक्सिमम गेन आ सकता है बेटा वो ऑप्शन प्रीमियम का आ सकता है। हिज मैक्सिमम गेन। अब ये मुझसे मत पूछना कि सर उसका नुकसान क्या होगा, जितना आपको गेन होगा डबल एंट्री सिस्टम है उतना उसका नुकसान होगा। तो जो अधिकार को बेचता है, अ पर्सन हु सेल्स द राइट, जो बेचता है उसे सेलर राइटर कहते हैं,
और उसको पैसे आएंगे, डबल एंट्री सिस्टम है, आपने पेमेंट किया, उसको रिसीव हुआ, आपका जितना मैक्सिमम लॉस होगा उसका उतना मैक्सिमम गेन होगा। सर हमारी कमाई की क्या सीमा है, वो सीमा भी सीख जाएंगे। चलिए आगे, मैं एक छोटा सा पार्ट और कराऊँ। अब ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शंस आई यहाँ पर, बस ये एक लास्ट समरी है, उसके बाद तो हम फटाफट से समराइज करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे और मूवमेंट करेंगे आगे बस। और मेरे हिसाब से अगर आपको कॉल पुट का वर्ड समझ में आ गया ना, आप कोई भी कॉम्बिनेशन अपनी कॉपी के उठा के देख लीजिएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन अपनी कॉपी के उठा के देख लीजिए, 1 मिनट के पैसे की दिक्कत नहीं आएगी बेटा, 1 मिनट के पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं। बस कॉल और पुट दो ही शब्दों पे फोकस करना। हम पूरे चैप्टर में क्या गलतियां करते हैं मैं बताता हूं। सर ये स्ट्रैटेजी बन गई, उसने कॉल लिया और एक पुट बेचा, एक पुट लिया, वो लिया और सारा खिचड़ी बन जाती है। देर आर ओनली टू टर्म्स, कॉल एंड पुट। कॉल खरीदने का अधिकार, व्यक्ति खरीदने का अधिकार तब खरीदता है जब भाव बढ़ना होता है, बढ़ना होता है। इसका मतलब अपसाइड, अपसाइड शर्त लगा रहे हैं, ऊपर जाने की शर्त लगा रहे हैं, अपसाइड बेटिंग। बेचने का अधिकार तब लेता है जब उसे भाव गिरने की उम्मीद होती है, गिरने की, उसे कहते हैं बाजार गिरने वाला है, शेयर गिरने वाला है, डाउनसाइड की शर्त, नीचे गिरने की, डाउनसाइड बेटिंग। कॉल अपसाइड, पुट डाउनसाइड, दो ही बातें हैं, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। बस आप अपने एंगल को पकड़े रखना, जितने मर्जी कॉम्बिनेशन परमुटेशन बना लीजिएगा, आंसर सारे के सारे होल्डर के एंगल से निकल रहे होंगे। क्या वो अधिकार को एक्सरसाइज करेगा, क्या वो अपने राइट को, चॉइस को एक्सरसाइज करेगा, वो सारा डिपेंड करेगा होल्डर के ऊपर। होल्डर करता है, उसके पास चॉइस है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आप अगर लैप्स कराते हो तो मैं भी वहां बैठता हूं कि मेरा मुनाफा हो गया, आप कहते हो मैंने एक्सरसाइज किया, आपने पैसे कमाए, तो मेरा उतना नुकसान हो जाएगा। कॉल और पुट पूरे ऑप्शन में दो ही टर्म हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, दो ही टर्म है, कॉल ऊपर, पुट नीचे, दैट्स इट। तीसरा अगर आपने कुछ कॉम्बिनेशन बनाया तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, मैं अपने को आपको समझा दूंगा। सर राइटर का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, मैं कह रहा हूं किसी का भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कह रहा हूं किसी का भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे होल्डर का हो, चाहे राइटर का हो, चाहे कॉम्बो का हो, चाहे बिना कॉम्बो का हो, दो ही चीजें होंगी। कॉल है तो अपसाइड है, ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज, अगर आप बायर हैं आपका प्रॉफिट होगा, अगर आप राइटर हैं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। एक्सरसाइजेबिलिटी सारी की सारी आपके एंगल से चेक होगी। मैं एक छोटे से समराइज चार्ट के साथ एक और चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट के साथ वो सारी बातें क्लियर कर दूंगा, उसमें छोटे से नंबर ले लूंगा। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस करने हैं, कुछ नहीं करना है, जोन से मर्जी क्वेश्चन कर लीजिएगा आपके मन में आए उसके बाद। लिखें बेटा, तेजी से लिखें। ऑप्शन, ऑप्शन के दो पार्ट हैं, कॉल, पुट, इंक्रीज, डिक्रीज। ये क्या था, राइट टू बाय, सेम चीज लिख रहा हूं मैं आपके पास वापस, बाइफरकेट कर दी, राइट टू बाय। राइट है स्पेसिफाइड एसेट बेटा, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यहां क्या लिखेंगे सर, राइट टू सेल। स्पेसिफाइड एसेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब मैंने डेफिनेशन को बाइफरकेट किया है। अब मेरी बात को सुने, आप खरीदने का अधिकार कब खरीदते हैं, आप खरीदने का अधिकार कब खरीदते हैं, राइट टू बाय। आपको उम्मीद है प्राइस इंक्रीज होगा, आपको उम्मीद है प्राइस इंक्रीज होगा, एक्सपेक्टेशन क्या होगी बेटा, राइट टू बाय, राइट टू बाय स्पेसिफाइड एसेट्स। और इसमें एक वर्ड मिस हो गया ना, स्पेसिफाइड एसेट, प्राइस भी स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफाइड प्राइस बेटा, ये लिख लीजिए। और यहां भी एक वर्ड ऐड कर लीजिए, चाहिए स्पेसिफाइड एसेट, स्पेसिफाइड प्राइस। कॉल प्राइस इंक्रीज, पुट प्राइस डिक्रीज, पूरा का पूरा फोकस इंक्रीज डिक्रीज पे रहेगा बस। यहां पहले वाले केस में क्या बनेगा सर, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू प्राइस इंक्रीज, एक्सपेक्टेशन प्राइस इंक्रीज।
अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसका नोट बना लीजिएगा आपको बनाना हो तो। इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, सपोज करो आपने एक्सरसाइज प्राइस किसी शेयर को, एक्सरसाइज प्राइस 1100 है, इसको रीड कैसे करोगे? मैंने कॉल ऑप्शन के नीचे लिखा है, कॉल ऑप्शन के नीचे लिखा है बेटा। इसका मतलब है आपने एक शेयर को खरीदने का अधिकार लिया है, कितने रुपए में? 1100 रुपए में। आपने एक किसी भी शेयर को 1100 रुपए में खरीदने का अधिकार लिया है आपने, दैट इज द चॉइस यू हैव टेकन। प्रीमियम दिया होगा, प्रीमियम को मैं भूल गया। अब एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या हो गया? एक्चुअल मार्केट प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी, एक्चुअल मार्केट प्राइस, दोनों में से कोई भी हो गया। या तो वो हो गया सर 1300 रुपए, या वो रह गया सपोज करो 800 रुपए। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, आम आदमी करता तो क्या करता? उसने किसी व्यक्ति से अधिकार लिया कि मैं तेरे पास आऊंगा, कुछ टाइम के बाद 1100 में शेयर खरीदूंगा। बाजार में, एक्चुअल मार्केट प्राइस का मतलब है बाजार में जिस दिन वो सौदा कंप्लीट होना था, जब वो शर्त कंप्लीट होनी थी, आपने लगाया कि भाई साहब मुंबई इंडियन जो भी टीम चल रही है वो जीतेगी, और आपने कहा मेरे पास अधिकार है, मैं तेरे को 100 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं, जीतेगी तो मेरे को पैसे मिलेंगे 10 गुना, हारेगी तो तुम 100 रुपए रख लेना। अब आपकी टीम जीत गई तो पैसे मांगने जाओगे ना, वैसे ही आपने किसी शेयर को खरीदने की चॉइस ली 1100 में, शेयर का भाव हो गया 1300। क्या आप उस व्यक्ति के घर जाओगे टक 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 और कहोगे क्या? टक 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 भाई साहब, सुने भाई साहब, आपने कहा था 1100 में शेयर दोगे। वो कहा हैं, कहोगे हाँ, चिट्ठी दिखाओ। आप चिट्ठी दिखाते हैं, दिखाते कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं वैसे ही। आपने कहा हाँ, क्या वो चीज जो बाजार में 1300 की मिल रही है आपको 1100 मिल जाएगी? बिल्कुल हाँ, आपने वही तो अधिकार खरीदा था प्रीमियम पे कर कर, वही तो चॉइस ली थी। अगर बाय चांस सपोज करो आपने कहा 1100 में खरीदूंगा और बाजार में रेट ही गिर गया, तो क्या आप जाओगे टक 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 ऐसे करोगे उसके घर में? नहीं करोगे ना। खरीदना है तो बाजार से खरीद लो ना 800 में। सीधी सीधी बात मानो, मुझसे कहा सर एक शेयर को आपसे खरीदने आएंगे 1100 रुपए में, मैंने कहा अच्छी बात है आ जाना 1100 में खरीदने में। अगर वही चीज बाजार में 1300 की मिल रही है, क्या मेरे से 1100 में खरीदने आओगे? बिल्कुल आएंगे ना, मैं सस्ता दे रहा हूं, आएंगे। बाजार में जाके उसको बेच लो, 200 का प्रॉफिट होगा। तो 1100 में मुझसे खरीदो, 1300 में बेच लो बाजार में। सर आप क्यों दे देंगे? मेरे को देना पड़ेगा ना, मेरा ऑब्लिगेशन था, मैं राइटर हूं, आप होल्डर थे, आपने प्रीमियम दिया था, चॉइस ली थी, आपने एग्जामिनेशन फीस पे की, सेंटर पे जाते हो पेपर देने, कोई रिफ्यूज थोड़ी कर सकता है आपको, इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता ना, आपकी चॉइस है। नहीं देने का है तो आपकी गर्दन पकड़ के थोड़ी लाएगा, भाई तूने फीस दी है, पेपर देने पड़ेंगे तेरे को, ऐसा तो नहीं करेगा ना। सिमिलरली अगर आप जीतते हैं तो मुझसे पैसे लेने आ जाएं, अगर वो रेट गिर गया तो आप उसको लैप्स करा दें। मैं सिंपल भाषा में पुट कर रहा हूं, कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। कॉल ऑप्शन, बस इतना सा याद रख लेना, कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। सर क्या ये होल्डर के लिए बात कर रहे हो, राइटर के लिए? दोनों के लिए कर रहा हूं, दोनों के लिए। सर दोनों कैसे एक्सरसाइज हो गया? नालायक, एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज ही होता है, होल्डर के पास ही चॉइस है, सिर्फ आपके पास चॉइस एक्सरसाइज करने की, आप उसे एक्सरसाइज करते हैं, आपके खाते में पैसे आते हैं। वो ऑप्शन एक्सरसाइज होती है आपके फेवर में, मेरे अगेंस्ट में। आपके फेवर में आप होल्डर हैं, मेरे अगेंस्ट में आपके खाते में पैसे प्लस होते हैं, मेरे खाते से माइनस हो जाते हैं। इसका मतलब एक्सरसाइजेबिलिटी, इसे स्टेटस कहते हैं, दैट वुड ऑलवेज बी चेक्ड फ्रॉम दी होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और कॉल ऑप्शन को व्यक्ति कब एक्सरसाइज करेगा? जब भाव बढ़ जाता है, जब भाव इंक्रीज हो जाता है, व्हेन द रेट इंक्रीजेस, तो यहां पर एक्सरसाइज करेगा। यस, ऑप्शन इज इक्वल टू एक्सरसाइज, लिखें बेटा, ऑप्शन इज इक्वल टू एक्सरसाइज। यस सर, गेन टू दी होल्डर एंड लॉस टू दी राइटर, कितने रुपए का? 200 रुपए का। एक्सरसाइजेबिलिटी होल्डर के एंगल से हमेशा। एंड लॉस, गेन टू दी होल्डर एंड लॉस टू दी राइटर, कितने का? 200 रुपए का। इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। यहां क्या हो जाएगा सेकंड में? ऑप्शन लैप्स। अगर मेरे को स्टेटमेंट लिखना होता तो मैं क्या लिखता भाई साहब? स्टेटमेंट लिखना होता, ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज्ड। कब एक्सरसाइज होगी? जब एक्चुअल मार्केट प्राइस वुड बी ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज्ड, ऑप्शन
would be exercised when option would be exercised when actual market price is greater than exercise एंड ऑप्शन वुड लैप्स। ये है याद करने का तरीका, बट सीधा सीधा तरीका है भाई, भाव बढ़ा तो एक्सरसाइज, भाव गिरा तो लैप्स, बढ़ा तो एक्सरसाइज, गिरा तो लैप्स। होल्डर के खाते में पैसे आएंगे, राइटर के खाते से चले जाएंगे, दैट्स इट। ऑप्शन वुड लैप्स। एक्सरसाइज होगा जब एक्चुअल मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है, लैप्स हो जाएगा जब एक्चुअल मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम है। ये हमने ऊपर एग्जांपल देखा। क्या हम अब फटाफट से पुट के बारे में भी लिख लें बेटा? क्या हम फटाफट से पुट के बारे में भी लिख लें? यस सर, पुट के बारे में लिख लेते हैं, पुट के बारे में भी लिख लेते हैं। जी सर, देखिए जरा, मैं पुट के बारे में लिख रहा हूं यहां पर। एक्सपेक्टेशन है भाव गिरेगा, तभी तो बेचने का सौदा कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन है बेटा भाव गिरेगा। मैं एक छोटा सा नंबर ले रहा हूं, अब सेम बात करता हूं। आपने कोई शेयर को 1100 में बेचने का सौदा लिया, पहले खरीदने का था ना, बेचने का। आपने एक्सरसाइज प्राइस है वो ही 1100। आपने कहा सर मैं आपके पास एक महीने के बाद आऊंगा, मैं आपके पास एक महीने के बाद आऊंगा और 1100 में शेयर बेचूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, बेच लेना। एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी, एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी, वो भाव या तो हो गया 1400 बाजार में। सर मेरे पास तो शेयर है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तो सट्टा ही मारा है ना, नहीं है तो क्या हुआ, 1100 में नहीं है तो नहीं हुआ, 1400 को भाव हो गया, या रह गया 800 जो हमने पहले बात की थी। अब बाजार में कोई चीज 1400 में बेची जाती है, क्या आप मुझे 1100 में बेचने आओगे? आपको तो उम्मीद ही नहीं था ना भाव बढ़ने की, आपको तो गिरने की उम्मीद थी। तो भाव अगर बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन को बेटा लैप्स करवा देंगे। आप इसको सर रीड करके बताएं ना। आपके पास सपोज करो शेयर है, सपोज करो शेयर है, वैसे तो है ही नहीं, सपोज करो शेयर है, मुझे 1100 में बेचोगे या बाजार में 1400 में बेचोगे? मुझे 1100 में बेचोगे या बाजार में 1400 में बेचोगे? बट ऑब्वियस है ना, बाजार में 1400 में बेचोगे, बेचना पड़ा तो मेरे पास तो आओगे नहीं। ऑप्शन हो गई लैप्स। आपके पास चॉइस है, आपके पास शेयर है, आपके पास चॉइस है, मुझे 1100 में बेच सकते हो, बाजार में वही चीज 800 में बेच सकते हो। आपके पास चॉइस है, मुझे एक शेयर 1100 में बेच सकते हो, बाजार में वही चीज 800 में बेच सकते हो। तो क्या मुझे बेचने आएंगे? बिल्कुल हाँ, आएंगे बेटा। सर हमारे पास अगर शेयर ही नहीं है, अब बताएं, शेयर नहीं है तो क्या करो? बाजार से 800 में खरीदो और मुझे 1100 में बेच दो। बाजार से 800 में खरीदो, आपके पास तो स्कोप है ना, चॉइस है ना मुझे बेचने की, मेरे को बेचने की। तो आप बाजार से 800 में लाएं और मुझे 1100 में बेचें और 300 का प्रॉफिट कमाएं। क्या आप उल्टा करते? बाजार से 1400 में खरीदकर मुझे 1100 में बेचते? बोलो ना, बोलो ना। नहीं बेचते ना। कैसे बेचते? पुट ऑप्शन डाउन साइड। ये इतना बड़ा एग्जांपल सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि फिट हो जाए, अदरवाइज मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। कॉल अपसाइड, पुट डाउन साइड, भाव गिरता है तो किसी भी नजरिए से समझना, शेयर है तो भी आप मुनाफे का सौदा करेंगे, नहीं है तो आप यहां से खरीदकर मुझे बेटा 1100 में बेच लेंगे, फायदा तब भी हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज व्हेन प्राइस लैप्स। ऑप्शन इज इक्वल टू, मैं यहां बना दूं थोड़ा सा छोटा करके बेटा, तो यहां लिखेंगे ऑप्शन इज इक्वल टू एक्सरसाइज, गेन टू द होल्डर, लॉस टू द राइटर। 300 रुपए का। जरा तेजी से देखें बेटा, जरा तेजी से देखें। अब छोटे छोटे नोट अपने बनाने की कोशिश करें। ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगी? जब भाव क्या हो जाता है? ईपी का मतलब सर ये क्या था? सर ईपी क्या लिखा है आपने? ये नालायक, ईपी इज एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, ईपी इज एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। इसके नीचे मैं ऐसे नोट बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे? ये बन जाएंगे ना। ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज्ड व्हेन भाव गिरता है,
Option would be exercised when. Option would be exercised when actual market price is less than strike price. Option would lapse option would lapse when actual market price greater than strike price. Option would be exercised when actual market price भाव गिरेगा. Option would be lapse when actual market price greater than strike price. तो ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगी बेटा जी. क्या मैं अब राइटर होल्डर को कंपेयर करा दूं? अभी तो मैंने पुट और कॉल पे फोकस किया है, इसमें मैंने अभी तक राइटर होल्डर कुछ भी बात नहीं की है बेटा. अभी तो मैंने सिर्फ क्या पुट किया है, जब एक्चुअल मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस गिर जाएगा तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगी, भाव बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन लैप्स हो जाएगी, जब भाव गिरेगा तो एक्सरसाइज हो जाएगी. क्या मैं तेजी से बात करूं? यस सर. अब मैं अपने पास तेजी से क्या करता हूं, आप अपनी बुक में आए बेटा. आप बुक में आए अपने पास और पेज नंबर आए, चार्ट खोल लें. पेज नंबर 118 बेटा. पार्टीज टू दी ऑप्शन खोल लें बेटा. पेज नंबर 118 पार्टीज टू दी ऑप्शन आ गए हैं. यस सर. जरा देखिए कितनी पार्टीज होती हैं. हम पार्टीज की बात करते हैं. दो पार्टीज हैं, होल्डर बायर, राइटर सेलर. होल्डर बायर. अब होल्डर बायर में दो पार्टीज हो सकती हैं आपके पास. क्या है वो? कॉल होल्डर सी प्लस, इसको टर्म दिया है मैंने बेटा सी प्लस. पुट होल्डर पी प्लस. सारी डेफिनेशन किसके एंगल से बनी है? बायर के एंगल से. अब जरा होल्डर कॉल की बात कर रहा हूं. कॉल की राइटर ऑटोमेटिक बन जाएगा बेटा. राइटर ऑटोमेटिक बन जाएगा. सामने देखो, राइट टू बाय खरीदने का अधिकार, पेज ऑप्शन प्रीमियम इसका खरीदने का अधिकार है. इसको देखें जरा, इसको देखें क्या होगा. ऑब्लिगेशन, इसका क्या होगा? ऑब्लिगेशन टू सेल, इसका ऑब्लिगेशन हो गया. आपने पे प्रीमियम किया, इसने रिसीव किया ऑप्शन प्रीमियम. आपका मैक्सिमम लॉस प्रीमियम पेड आएगा, इसका मैक्सिमम गेन प्रीमियम रिसीव्ड आएगा. आपका मैक्सिमम गेन अनलिमिटेड. सर ये अनलिमिटेड क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है भाव कितना भी बढ़ जाएगा ना. आपने 1100 में खरीदने का सौदा किया, भाव हो सकता है 1200 हो गया, 1300 हो गया, 2000 हो गया, 2500 हो गया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गेन अनलिमिटेड. इसका लॉस अनलिमिटेड. इसका लॉस. आपको प्रॉफिट कब होगा? जब भाव बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीजेस. इसको लॉस कब होगा? जब प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके खाते में प्रॉफिट, उसके खाते में लॉस. आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? प्राइस इंक्रीज. योर एक्सपेक्टेशन प्राइस इंक्रीज, उसकी एक्सपेक्टेशन है प्राइस डिक्रीज. आपको कहा जाता है बुलिश. यू आर बुलिश एंड ही इज बेरिश इन दी नेचर. आप दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना सर. वो अनलिमिटेड लॉस थोड़े से प्रॉफिट के लिए अनलिमिटेड क्यों सहन करेगा? आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है जी. आपको दिमाग इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है बेटा जी. तेजी से पढ़ें, एक बार अपने पास पढ़ें बेटा, ग्राफ को देखें तेजी से जी. मैं फिर पुट को भी पढ़ता हूं जी सर. मैं फिर पुट को भी पढ़ता हूं जी. पुट का संबंध किससे बैठेगा? कॉल राइटर को याद नहीं करना है. कॉल राइटर को बिल्कुल भी याद नहीं करना है बेटा. कॉल राइटर ऑटोमेटिक बन जाएगा. जैसे ही आप कॉल होल्डर बनाएंगे, कॉल राइटर अपने आप बन जाएगा. पुट होल्डर के रिलेशन में क्या बन जाएगा? पुट राइटर पुट होल्डर के रिलेशन में. ये क्या है? बेचने का अधिकार. आपके पास बेचने आएंगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑब्लिगेशन टू बाय. आप बेचने आएंगे, मेरा ऑब्लिगेशन होगा. पेज ऑप्शन प्रीमियम, आई रिसीव ऑप्शन प्रीमियम. आपका मैक्सिमम लॉस प्रीमियम पेड, मेरा मैक्सिमम गेन प्रीमियम रिसीव्ड. यहां पर एक थोड़ा सा डाउट आ सकता है, मैक्सिमम गेन स्ट्राइक प्राइस.
मैक्सिमम गेन स्ट्राइक प्राइस। सपोज करो आपने आइडिया को बेचने का सौदा किया 9 रुपए में, सपोज करो आपने आइडिया को सौदा किया बेचने का 9 रुपए में, आपको फायदा कब होगा? आपको फायदा कब होगा? जब भाव गिरेगा। 8 हुआ तो फायदा हुआ, 5, 6, 4, 3, 2, जीरो ही तो हो सकता है, जीरो ही तो हो सकता है, उससे ज्यादा तो नीचे नहीं जाएगा ना नेगेटिव में। इसका मतलब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अगर 9 रुपए में बेचने का सौदा किया, 9 बेचने का किया, तो 9 का भाव बेटा जीरो ही तो हो सकता है, तो स्ट्राइक प्राइस का ही तो मुनाफा होगा इक्वल टू, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अपसाइड में तो अनलिमिटेड है, हालांकि मैं यहां अनलिमिटेड लिख सकता था, कभी ऐसा नहीं होता कि अचानक से वो एफएनओ का स्टॉक उसी रातों रात जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सत्यम स्कैम की भी बात करें तो इट नेवर हैपेंड, कि मतलब जहां जब भी स्कैम हुआ, कोई सा भी शेयर गिरा हो, चाहे वो डीएचएफएल का एक दिन गिरा, जेट एयरवेज गिरा, पीसी ज्वेलर गिरा, या सत्यम गिरे, जो मर्जी गिरे, वो जीरो कभी भी नहीं होते हैं। हो सकता है इन्फीबीम वो 90% तक एक दिन में हो सकता है गिर गए हों, बट वो जीरो कभी भी नहीं होते हैं बेटा। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास 9 रुपए का शेयर है, लेकिन मान के चलते हैं जीरो हो ही गया, तो 9 रुपए का जीरो ही तो होगा ना, वो 9 रुपए का जीरो ही तो होगा ना, तो इसका मतलब स्ट्राइक प्राइस तक आपका प्रॉफिट आ सकता है और लॉस स्ट्राइक प्राइस तक आ सकता है। वैसे कम नहीं होता है, 1,40,000 का लॉट और 9 रुपए का भाव हो, एक ही दिन के अंदर काम हो लेगा आपका, तो राइटर का तो प्रॉफिट कब होगा आपको? व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, ये डिक्रीज का एरो है बेटा, आपको लॉस हो जाएगा, राइटर को लॉस हो जाएगा व्हेन प्राइस डिक्रीजेस। एक्सपेक्टेशन है प्राइस डिक्रीज होने की, एक्सपेक्टेशन प्राइस डिक्रीज होने की, और इसकी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज, इसका मतलब दोनों की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करेगी ना भाई। शर्त कब लगाओगे? जब दोनों के विचार नहीं मिलेंगे तभी तो शर्त लगाओगे ना, वरना शर्त ही क्यों लगाओगे? आप कहेंगे इंडिया जीतेगी, मैं भी कहूंगा इंडिया जीतेगी, ले लगा ले शर्त। क्या शर्त लगाएंगे? घर बैठ के पेप्सी पियेंगे दोनों? शर्त कब लगती है? जब आप कहती हो इंडिया और मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, हम ऑपोजिट जब कहते हैं लगा शर्त, तो शर्त तभी लगती है ना। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज, इसके अंदर प्राइस डिक्रीज और प्राइस इंक्रीज, तो इसका मतलब ये बेयरिश इन नेचर बन गया, ये बुलिश, ये बेयरिश इन नेचर बन गया और ये बुलिश। अब देख के क्या प्रतीत हो रहा होगा, सर पुट वाला भी बुलिश होता है, पुट बुलिश हो सकता है, पुट राइटर इज ए बुलिश, पुट राइटर इज ए बुलिश एंड कॉल राइटर इज ए बेरिश। कॉल वैसे बुलिश होती है, लेकिन वो होल्डर बुलिश होता है, हम जनरली बोलते हैं ना कॉल इज ए बुलिश और बेरिश, होल्डर इज बुलिश, कॉल होल्डर इज बुलिश, पुट होल्डर इज बेरिश। लेकिन राइटर होगा तो उसका तो विचार ऑपोजिट होगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बेरिश हो गया, ऑटोमेटिकली बेरिश। पुट होल्डर बेरिश है तो पुट राइटर बुलिश हो गया, क्योंकि पुट होल्डर को उम्मीद है भाव गिरने की, पुट राइटर को उम्मीद है बढ़ने की, तभी तो होगा। पुट राइटर सोचता होगा भाई भाव बढ़ जाएगा, मैं प्रीमियम खा के निकल जाऊंगा, और आपको लगता है मैं थोड़ा सा प्रीमियम देके एंजॉय कर सकता हूं, तो दोनों के अलग अलग विचार हैं, एक प्रीमियम देना चाहता है, एक प्रीमियम खाना चाहता है। हालांकि सर प्रीमियम खाकर वो इतना ऑब्लिगेशन लेना चाहेगा, वो छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं होते, राइटर बन कोई भी सकता है, बट वो छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं होते हैं, वो भाई प्रीमियम खाकर ही इंजॉय कर लेते हैं, वो पैसा कमाएंगे 90% टाइम, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम राइटर पैसे कमा के निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर क्या हम बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई बड़े बड़े अमाउंट मार्जिन वार्जिन जमा कराने पड़ते हैं भाई, उसमें नहीं जाएंगे ना, हमको जरूरत है अभी, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं। कॉल आपने खरीदी, आपको फायदा, भाव बढ़ेगा, राइटर उसका पूरा ऑपोजिट, पुट बेचने का अधिकार, भाव गिरेगा तो फायदा, राइटर पूरा ऑपोजिट। अब आपको एक दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी बेयरिश, ये भी बेयरिश, इसकी भी एक्सपेक्टेशन प्राइस डिक्रीज, इसकी भी एक्सपेक्टेशन प्राइस डिक्रीज, क्या ये दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। एक ने बेचने का अधिकार लिए, दूसरे के पास ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन। एक प्रीमियम देता है और ये प्रीमियम रिसीव करता है, ये दोनों पार्टीज अलग अलग हैं। तीसरा विचार आ सकता है, सर जब थोड़ा सा प्रीमियम देकर मैं बेयरिश बन सकता था, तो प्रीमियम खाकर बेयरिश क्यों बन रहा हूं? उनकी विचारों में फर्क होता है, वो अब शायद थोड़ी देर में आगे पीछे कहीं सीख लेंगे, बता दूंगा। अभी आप राइटर के पैरों में, अपने जूतों में पैर मत डालें, मतलब राइटर बनने की कोशिश ना करें, आप होल्डर बने, सारे क्वेश्चन होल्डर से ही होने हैं। एक्सरसाइजेबिलिटी तो क्योंकि होल्डर से ही चेक होनी है कि होल्डर एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, एक्सरसाइज किया तो वेरी गुड, नहीं किया तो लैप्स, सारा कुछ होल्डर से बनना है उसका बेटा। ये हमारे पास बुक के पीछे दिए हुए चार्ट, ये दिख गया ना आपको? हाँ, बाय चांस पता चले कहाँ से देख रहे हो आप, ये आपको दिया हुआ है पीछे, तो एक बार तेजी